स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम बायो के जो टॉपिक चल रहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की क्लास में उसी से रिलेटेड एक सेक्शन है जो कि है ब्लड का, हम उसके बारे में जानेंगे। मैंने लास्ट क्लास में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ब्लड के बारे में दे दिया था और हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, ये मैं आपको बता चुकी थी। तो आज हम उसके आगे जानेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन तो हो गया था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया था, बट वो कैसे हुआ था, वो पूरी प्रोसेस हो चुकी थी। बट ये जो ब्लड बार बार नाम आ रहा था, जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। यदि आप में से किसी ने वो सेशन कंप्लीट ना किया हो तो प्लीज ब्लड सर्कुलेटरी भी पढ़कर आइएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ और मैं जितना डिटेल में जाकर पढ़ा सकती हूँ मैं उतना डिटेल में जाकर आपको सारी चीजें बता रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं ब्लड के बारे में ही, है ना। ये प्लाज्मा लिखा है, प्लाज्मा पढ़ने के पहले थोड़ा सा ब्लड वाला सेक्शन हमें पता होना चाहिए। तो हमारी हेडिंग है ब्लड, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त। कल मैंने कुछ फैक्ट आपको ब्लड के बारे में बताए थे। जैसे कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, उसको एक बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके और आप बिल्कुल चीजों को वापस से याद रख सके। हमारे पूरे शरीर का कितना परसेंट भाग ब्लड होता है, तो हमारे पूरे शरीर का 7% भाग ब्लड होता है। कितना परसेंट भाग? 7% भाग। और लीटर में ये 5 to 6 लीटर के आसपास होता है। मेल में ये लगभग 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। इसकी pH वैल्यू 7.4 होती है, जो कि अल्कलाइन होती है, यानी कि क्षारीय होता है। ब्लड किस तरीके का टिश्यू है? सो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो ये प्लाज्मा और ये ब्लड कॉर्प्यूसेल से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा के बारे में भी आज हम जानेंगे और ब्लड कॉर्प्यूसेल्स के बारे में भी फिर हम जानेंगे। तो बस ये चीजें अभी हमें पढ़नी है, तो ध्यान से देखिएगा। पूरे शरीर का, हमारे पूरे शरीर का, हमारी पूरी बॉडी का कितना परसेंट भाग होता है ब्लड? इससे अच्छी राइटिंग आती है। अब सही है। ओके, सो हमारी पूरी बॉडी का 7% जो भाग है ना, जो पार्ट है वो क्या होता है? ब्लड होता है। इसकी pH वैल्यू कितनी होती है? pH बोले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और इसकी pH होती है 7.4, जो कि कैसी होती है? एल्केलाइन होती है। कैसी होती है? एल्केलाइन, यानी कि क्षारीय होती है। नेक्स्ट, लीटर में ये कितना होता है? तो 5 to 6 लीटर ये होता है। उसमें भी मैं आपको बता दूं मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है। मेल में ये कितना होगा? तो मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू फीमेल। मेल में कितना होगा? तो मेल में होता है 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर। इसी में ही आते हैं ब्लड किस तरीके का टिश्यू है, तो ये एक ऊतक है। कौन सा ऊतक है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये एक संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू बोले तो ये एक संयोजी ऊतक होता है। ओके, संयोजी ऊतक ब्लड होता है। अब ये संयोजी ऊतक क्या होते हैं, तो इनके बारे में भी सुन लीजिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, है ना। ये क्या देते हैं? पूरे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और एग्जाम्पल क्या होंगे कनेक्टिव टिश्यू के? तो जैसे बोन्स हो गया, जैसे कार्टिलेज हो गया, है ना। जैसे बोन्स, कार्टिलेज हो गया। और ब्लड तो है ही। ब्लड कौन सा टिश्यू है? सो ये कनेक्टिव टिश्यू है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। बोन्स को हम हिंदी में हड्डियां बोलते हैं, अस्थि भी कहलाती हैं। और कार्टिलेज जो है वो उपास्थियां कहलाती हैं। कार्टिलेज कहाँ होती हैं? तो ध्यान से सुनिए, जो 2 बोन्स होती है ना, एक बोन दूसरे बोन से किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट से। एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का काम कौन करते हैं? लिगामेंट्स करते हैं। ओके, अब लिगामेंट मान लीजिए किसी का टूट जाता है, तो जो कार्टिलेज होता है वो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़े रखता है। और भी कई सारी चीजें होती हैं, पर उनमें से एक क्या होता है? कार्टिलेज होता है।
जो कहाँ पाया जाता है, दोनों हड्डियों के पास बिल्कुल कॉर्नर पे, उनको आपस में जोड़ने में भी ये हेल्प करता है ना। और एक बोन को दूसरी बोन से कौन जोड़ते हैं, लिगामेंट, और एक बोन को मसल से कौन जोड़ते हैं, टेंडन। चलिए, सो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था आपके सामने। अब मैं इसी में ही एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर हमसे किसी ने पूछा ब्लड के बारे में कि ये ब्लड मेनली बना किन चीज़ों से मिलकर है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किन किन चीज़ों से, तो एक तो होता है प्लाज्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हिंदी में ये अधात्री कहलाती है। क्या कहलाती है, अधात्री कहलाती है। और एक होता है ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, हिंदी में जिसे हम रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त कणिकाएं जिसे हम कहते हैं। ये जो रक्त कणिकाएं है ना, ये 3 तरीके की होती हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होती है प्लेटलेट्स, हिंदी में जो कि क्या कहलाएगा, बिम्बाणु। अब ध्यान से सुने कि ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है। पहली चीज तो ये जाने कि इन दोनों में से किसका सबसे ज्यादा परसेंट होता है हमारे ब्लड में, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा परसेंट प्लाज्मा का होता है। लगभग 55 से जो 60% या 65% प्लाज्मा ही पाया जाता है ब्लड में। और ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, जितना रिमेनिंग सेक्शन होगा वो किसका होगा, ब्लड कॉर्प्यूसेल्स का। लगभग 40 से 45%, लगभग 40 से 45% क्या पाया जाता है, तो यहाँ रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जो कि 3 तरीके की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स कहते हैं, या हिंदी में हम इसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और प्लेटलेट्स होती हैं जिसे हम बिम्बाणु कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब कोई आपसे पूछे ना कि ब्लड किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो कभी ये मत कहना कि जो ब्लड है वो प्लाज्मा से मिलकर बना होता है या केवल ये आरबीसी से मिलकर बना होता है। आपको पूरा बताना है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके जानेंगे कि ये चारों ही चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मैट्रिक्स, जिसे हम अधात्री भी कहते हैं। प्लाज्मा के बारे में कुछ यहाँ पर ये बताया भी गया है। आप ब्लड में इसका परसेंट देख सकते हो, लगभग 55% यहाँ बताया। 55 से 60 या 65 ध्यान रखना, एग्जैक्टली आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम रक्त प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन नॉन एज ब्लड प्रोटीन्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो हमारे ब्लड में क्या होते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन भी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं ये तो मैं आपको अभी बताऊंगी, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहाँ से, है ना। तो ब्लड में क्या होते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रोटीन बोलेंगे या फिर प्लाज्मा प्रोटीन बोलेंगे। वे कई कार्य करते हैं जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली, सक्रियण के लिए हार्मोन, लिपिड, विटामिन और खनिजों का परिवहन करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मा बेसिकली हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, जो लिपिड होते हैं यानी फैट होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, सबके परिवहन का काम करते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि प्लाज्मा काम क्या करते हैं, तो ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स का, लिपिड का, प्रोटीन का है और विटामिन्स का और खनिजों का, इन सबको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ब्लड के माध्यम से, ताकि हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी बनी रहे। जिन जिन चीज़ों की हमें इनके फॉर्म में ज़रूरत है वो हमें इजीली मिल सके, पूरे बॉडी के सेक्शन तक पहुंच सके। क्योंकि हार्मोन्स यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, ये एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो हार्मोन्स होते हैं वो जो रिएक्ट करेंगे वो पूरे बॉडी पर करेंगे, वो किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन पर नहीं करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स सीधे जाकर किस में मिल जाते हैं, हमारे ब्लड में या सीधे हमारे रुधिर में जाकर मिलते हैं। तो सोचना भी मत कि ये किसी एक जगह पर वर्क करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ
कि जैसे एक एसटीएच हार्मोन होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम कहते हैं। ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन करता क्या है, तो जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की हाइट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती है और कुछ लोग बहुत छोटे ही रह जाते हैं। तो जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है और जो कुछ छोटे रह जाते हैं, वो किसके कारण, एसटीएच के कारण होता है। एसटीएच जिसके शरीर में अधिक मात्रा में निकलता है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है, और यही अगर कम मात्रा में निकलेगा तो व्यक्ति बौना हो जाता है। अब एक बात बताइए, हार्मोन सीधे ब्लड में मिला होगा तभी तो व्यक्ति पूरे शरीर से बौना हो रहा है, तभी तो वो पूरे शरीर से ही लंबा होता है। इसलिए ये हार्मोन जाकर किससे मिलते हैं, ब्लड में। ब्लड में मिलेंगे मतलब आपके पूरे बॉडी में वो हार्मोन सर्कुलेट होंगे, उनका क्या होगा, परिवहन होगा, जिसमें कौन हेल्प करता है, प्लाज्मा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही बॉडी में विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना, और उसके अलावा लिपिड्स हो गए, ये सब किस में, ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइब्रिनोजिन, और इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन और इलेक्ट्रोलाइटस और प्रोटीन भी होते हैं। ध्यान से सुनना, ये तो प्रोटीन के नाम लिखे हुए हैं तीनों, इन तीनों की बराबर से लोकेशन पूछी जाती है कि ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना कि ये सारे प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, ब्लड में, और ब्लड में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में बस थोड़ा सा सुनिएगा, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। हमारे, आपने देखा होगा कई बार हमें चोट लगती है, जब हम कहीं गिर जाते हैं या कहीं एक्सीडेंट होता है, जैसे छिलविल जाते हैं, मेरे को यहाँ लगी थी, अभी भी निशान है ना, बट जब हम गिरते हैं, चोट लगती है गाड़ी चलाते टाइम, एक्सवाइजेड कोई भी रीजन हो सकता है, तो आपने देखा होगा कि उस चोट में, अब आप हाथ पैर तोड़ के बैठे हो तो उसमें ये काम नहीं कर पाएगा, है ना, ये भी सुन लीजिए। नॉर्मल जो चोट लगती है उनके बारे में बात चल रही है। तो मान लीजिए कि आपको कोई चोट लगी है, थोड़ी सी छिलविल गया है ना, तो आपने देखा होगा 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरीके से जाली जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है, और ये जाली जैसे स्ट्रक्चर के बीच में से क्या निकलता है, धीरे धीरे, पहले बहुत सारा खून निकलता है पर फिर ये धीरे धीरे करके जमने लगता है, ऐसे होता है ना। तो ये जो जमने लगता है वो किसके कारण जमने लगता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के कारण। ये हमारे शरीर में, शरीर के बाहर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। अब वही ब्लड की क्लॉटिंग हमारे बॉडी में ना हो तो उसके लिए होता है एक हेपेरिन प्रोटीन। हेपेरिन क्या करता है, इन केस ऐसा कोई व्यक्ति जिसका ऐसा एक्सीडेंट हो गया है कि उसके बॉडी में या शरीर के किसी एक सेक्शन में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, मान लो वो सीधा किसी पत्थर में जाकर भिड़ गया, उसका सर भिड़ गया या किसी जगह पर लग गई, हाथ में लग गई, पैर में लग गई, तो वहां ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमना हमारे लिए अच्छा है, ताकि जो हमारे शरीर का ब्लड है वो बाहर जरूरत से ज्यादा ना निकले, लेकिन शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्लॉटिंग होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए क्या होता है, हेपेरिन नाम का प्रोटीन होता है जो पूरी कोशिश करता है कि वहां पर ब्लड क्लॉटिंग ना हो सके। और विटामिन के हो गया, प्लेटलेट्स हो गई, ये सब रक्त का थक्का जमाने में शरीर के बाहर हेल्प करती है फाइब्रिनोजिन के साथ। प्लाज्मा की मुख्य भूमिका पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाना है जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है। अब शरीर में हर हिस्से में तो इनकी आवश्यकता है, तो वो हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। आई होप आपको प्लाज्मा की पूरी कहानी समझ में आ गई हो। प्लाज्मा किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें 90 to 92% वाटर होता है, इसमें 8% लगभग प्रोटीन होता है, और रिमेनिंग सेक्शन में बाकी अदर चीज़ें आती हैं, अदर थिंग्स आती हैं। पर वाटर का परसेंट ध्यान रखना, लगभग 90 से 92% इसमें क्या होता है, पानी होता है ना। चलो, यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ। अगर हमसे किसी ने पूछा कि प्लाज्मा किन से मिलकर बना है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें 90 से 92% क्या होगा, वाटर होगा, लगभग 8% इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, है ना। और जो रिमेनिंग सेक्शन, वैसे तो कुछ बचा नहीं है, बट अगर ये 90%, क्योंकि एग्जैक्टली फिक्स्ड नहीं है कि 90 ही है या 92 ही है, इसलिए मैंने 92 बोल दिया है ना। तो बहुत कम मात्रा में, लगभग 1% या 2% ही दूसरी अदर चीज़ें आती हैं, बाकी हाँ प्रोटीन इतना परसेंट होता है। तो ये भी अलग से नोट डाउन आप अपने नोट्स में ज़रूर कर लेना, 7%, 8% ऐसा कुछ मिलता है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा वाला सेक्शन। अब आते हैं हम आरबीसी की तरफ। आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ 3 चीजें पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो है आरबीसी, एक तो है डब्ल्यूबीसी, और फिर उसके बाद है, कहाँ गया, हाँ, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो वो 3 चीजों को पहले हमें पढ़ना है, फिर हम आएंगे ब्लड ग्रुप की तरफ। फिर हम कहाँ जाएंगे, ब्लड ग्रुप की तरफ। पहले तो हम इन 3 चीजों की कहानी को जानते हैं कि हमें इनमें क्या पढ़ना है। देखो क्या होता है कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के अदर नेम क्या है ना। इन तीनों को किन नामों से जाना जाता है, तो इनके अदर नेम से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, इनके लाइफ स्पैन यानी जीवन काल कितने दिन का होता है, नंबर्स में ये कितने होते हैं, कलर इनका क्या होता है, फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, इनका मेन वर्क क्या होता है। कोई व्यक्ति अगर हाइट पर जाता है तो उसकी आरबीसी बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे कि आरबीसी का अदर नेम क्या होता है। तो इसे इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल लगभग 20 से 120 दिन का होता है। मतलब इसके लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है, 20 से 120 दिन, इससे ज्यादा नहीं होती है। नंबर्स में ये कितने होते हैं, तो 5 to 6 मिलियन इसकी संख्या होती है। 5 to 6 मिलियन का पता है क्या मतलब होता है, 50 से 60 लाख इसकी संख्या होगी। कितनी होगी, लगभग 50 से 60 लाख। कलर में ये कैसा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेड कलर इसका होता है। लेकिन इसके रेड कलर के पीछे कारण क्या होता है, तो इसके रेड कलर के पीछे कारण जो है वो हीमोग्लोबिन होता है ना। क्या कारण होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन होता कहाँ पर है, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हमारे बोन मेरो में होता है। कहाँ पर होता है, तो ये हमारे बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारी बोन्स में ही पाई जाती है, हमारी हड्डियों में पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, इसका मेन वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, या हम क्या लिखेंगे, O2 का संवहन, या उसे क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का ये क्या करेगा, काम करेगा। हमारे पूरे बॉडी में ब्लड में O2 ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है, आरबीसी। यदि कोई व्यक्ति हाइट पर जाता है, मैं लिख भी दूं कि यदि कोई व्यक्ति कहाँ जाता है, ऊंचाई पर। हाइट पर मतलब वो कहाँ पर जाएगा, ऊंचाई पर जाएगा, तो फिर आरबीसी कम होगी या बढ़ेगी, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में आरबीसी हमेशा कैसी हो जाएगी, कम होगी, है ना। आरबीसी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसकी डेथ कहाँ जाकर हो जाती है, इसकी डेथ यानी मृत्यु कहाँ जाकर हो जाती है, तो इसकी जो डेथ है वो स्प्लीन में जाकर होती है। स्प्लीन को हम हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, पलीहा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये पलीहा होता है। ओके, आरबीसी की डेथ स्प्लीन यानी पलिया में होती है, जो हमारे स्टमक के पास होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी पूछा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक भी पूछा जाता है कि वो कौन है, तो उसे भी सुनिएगा। तो अलग से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आरबीसी के बारे में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना कि वो भी क्या बोलते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। और शरीर का ब्लड बैंक, हमारे शरीर का ब्लड बैंक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं वो भी स्प्लीन ही होता है। एक्चुअली हमें कभी भी ना ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो शरीर के किस हिस्से में हम ब्लड ले सकते हैं, तो वो हम स्प्लीन में ले सकते हैं। अगर स्प्लीन में भी ब्लड नहीं होता है, फिर उस व्यक्ति को अलग से ब्लड जो है वो डोनेट किया जाता है, चढ़ाया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन किसे ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, क्योंकि ये भी नहीं पता होता है कई सारे लोगों को, तो है ना। अगर हमने ऐसे किसी व्यक्ति से ब्लड ले लिया जिससे हमें नहीं लेना था, तो भाई डेथ भी हो सकती है।
और ऐसे किसी व्यक्ति को ब्लड दे दिया जिसे नहीं देना था, तो सामने वाला भी निपट सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक चीज और, आरबीसी की कमी से हमारे बॉडी में ना एक डिसीज होती है। आरबीसी की कमी से, आरबीसी की डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी से क्या होगी, एक बीमारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। ये बेसिकली ब्लड की डिसीज होती है, एनीमिया आरबीसी की कमी से होती है। और एक चीज और ध्यान रखना, आयरन की कमी से भी क्या होता है हमारे शरीर में, आयरन की कमी से भी क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया डिसीज होती है, जो कि ब्लड की होती है, काफी जानलेवा होती है ना, काफी जानलेवा होती है। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये जो आरबीसी है, इसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, तो इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन, तो आयरन हेल्प करता है। आयरन यानी लोहा की सहायता से हमारे शरीर में क्या बनेगा, आरबीसी बनती है। और आरबीसी अगर नहीं बनेगी तो उसकी कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया। चाहे आयरन की कमी हो चाहे आरबीसी, किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए कि शरीर में आरबीसी बैलेंस रहे या लोहा हमारा भरपूर मात्रा में रहे। तो लोहा वो वाला लोहा नहीं है जो आप सोच रहे हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पालक या फिर हरी सब्जियां खानी है। अगर आपको बॉडी में कभी भी ऐसा सुनने में आता है ना, कभी किसी किसी का कि आरबीसी की कमी है, नंबर्स की कमी है, या मैं कहूँ शरीर में ब्लड की कमी है, अब ब्लड की कमी है तो आरबीसी का रोल तो होगा ही होगा सबसे ज़्यादा, है ना। ब्लड में रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण आता है ना। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, विशेष रूप से पालक, क्योंकि वो आरबीसी की मात्रा को बैलेंस करता है, शरीर में लोहे की मात्रा को संतुलित करता है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन भी आया है कि किन चीज़ों का सेवन करने से हमारे शरीर में हमें लोहा प्राप्त होगा, आयरन जो है वो भरपूर मात्रा में रहेगा, तो आंसर है पालक। और अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, जो हम अलग से छांट के निकाल देते हैं। सो ये है कुछ इसके बारे में बातें। और एक चीज और, हीमोग्लोबिन मैंने यहाँ पे लिखा था, इसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, तो ध्यान रखना, इसके फॉर्मेशन में, इसके निर्माण में कॉपर हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, तो इसके निर्माण में कॉपर यानी कि तांबा सहायक होता है ना। आरबीसी के में आयरन और इसके में कॉपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, ये थी हमारी आरबीसी की कहानी। नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ। डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसी का अदर नेम क्या होता है, तो ये होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। ये हम किसे बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। इसका लाइफ स्पैन यानी जीवन काल कितने दिन का होता है, तो लगभग ये 3 से 5 दिन का जो है जीवन काल होता है। नंबर्स में ये कितनी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं 4 से 10,000 के बीच इसकी संख्या होती है। कलर आपको पता ही है कि इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट जैसा होता है। डेफिशिएंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसकी कमी से और इसकी अधिकता से बीमारी होती है, और ये एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है। और ये दोनों बीमारियां कौन कौन सी हैं, अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी होगी तो आपको ल्यूकोपेनिया होगा, और अगर ये अधिक होगा तो आपको ल्यूकोमिया होगा। ये दोनों ही बीमारी किसकी कमी, आरबीसी की कमी से और उसके डब्ल्यूबीसी की कमी से और उसकी अधिकता से होती है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, अगेन इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। अगेन इसका फॉर्मेशन भी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अगेन इसका फॉर्मेशन भी अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, इसका मेन वर्क क्या होता है, सो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में ये क्या होती है, सहायक होती है। पहले तो दो चीजों में डिफरेंस समझो, है ना, ये आपको थोड़ा सा ना आगे मिलेगा, तो ध्यान रखना कि एक होगा एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। एक होगा एंटीजन और एक होगी एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी में पता है क्या अंतर होता है, एंटीजन हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, जब से हमारा बर्थ होगा, जब से हमारा जन्म होगा, तब से क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारे खान पान रहन सहन पर क्या डिपेंड होती है, एंटीबॉडी। कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा कि जिनकी एंटीबॉडी स्ट्रांग है
तो वही कोविड से सर्वाइव कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ऐसे कई हेल्दी लोग थे जो कोविड के कारण मतलब जो कोविड झेल नहीं सके या बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई। फिर हम ये कहेंगे क्या कि जो हेल्दी लोग होते हैं, हेल्दी भी नहीं बोलेंगे, जो मोटे लोग होते हैं उनमें एंटीबॉडी अच्छे से होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चाहे वो कई बहुत दुबले लोग हों, चाहे वो मोटे लोग हों, ऐसा कोई नहीं है कि मोटों में ही एंटीबॉडी होगी और जो दुबले पतले होते हैं उनमें एंटीबॉडी नहीं होगी। भाई दुबले पतले लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों से तेज़ी से निकल जाते हैं। जब मुझे कोविड हुआ था तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट मुझे उस समय खुद रियलाइज़ हुआ था कि हाँ मेरी एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग है। मैं भले ही हेल्थ में उतनी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, तब तो मैं बहुत दुबली थी, तो भले ही हेल्थ में ज़्यादा नहीं हूँ, बट हाँ इतनी मेरी कैपेसिटी है कि मैं इसको झेल सकती हूँ। और मुझे भी कोविड बहुत हाई लेवल का हुआ था। तो इसका पहली चीज़ तो मोटे से और पतले होने से कोई लेना देना नहीं है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आप पी रहे हैं, कितना बाहर का खा रहे हैं, कितना घर का खा रहे हैं, कितनी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, न्यूट्रिशंस कितना ले रहे हैं, एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखाती हैं। तो जितने कई ऐसे हेल्दी लोग थे, कितने लोग जिम जाते थे, वो भी कोविड से सर्वाइव नहीं कर सके क्योंकि उनकी क्या स्ट्रॉन्ग नहीं थी, एंटीबॉडी। एंटीजन आपकी बॉडी में भले ही कितने हो, ये छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करेंगे। जैसे नॉर्मली फीवर हो जाता है, नॉर्मली हमको सर्दी खांसी और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उससे लड़ने में कौन हेल्प करेंगे, आपके एंटीजन। लेकिन बड़ी बीमारियों से लड़ने में कौन हेल्प करेगी, एंटीबॉडी। तो जितना अच्छा खाएंगे, जितना अच्छा पिएंगे आप, उतनी ही आपकी एंटीबॉडी स्ट्रांग होगी। तो हेल्दी से हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करा करें, कोशिश करा करें कि बाहर का आप कम से कम खाएं, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। पता नहीं कौन कौन से तेल यूज़ किए जाते हैं, पता नहीं कब के वो ऑयल होते हैं, वो जो ग्रेवी होती है, मसाला होता है, पता नहीं कब से बना होता है, उसमें जो चीज़ें डल रही हैं वो खुली रखी थी, कैसे रखी थी, हमें नहीं पता होता है। अगर कभी खाना है, और ये तो बिल्कुल बोलना ही नहीं कि हम बहुत अच्छी जगह से खाएंगे तब तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है। आप हाइजीन मेंटेन भी करके रखो, लेकिन आप किसी होटल में ऐसे अंदर किचन में झाँक कर नहीं देख सकते हो कि वहाँ क्या चल रहा है। तो कई केसेस आजकल आप सुनते भी होंगे कि खाने में कहीं कुछ निकला है, कहीं कुछ निकला है, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं। आप हर चीज़ खाओ, किसी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं है, बस उसको ना थोड़ा सा लिमिट में खाओ। आप रेगुलर बेस पे उसको नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस्ड रहेगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंतराल में खाओ, और पता चला आप सुबह शाम बाहर का ही खाना खा रहे हैं, पर तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो एंटीजन और एंटीबॉडी ये होती है, ये मैंने आपको बताई है। हमारा क्या चल रहा था, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के निर्माण में जो है वो हेल्प करती है। आपको पता है एक एड्स बीमारी होती है, एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो सीधे किसको अफेक्ट करती है, डब्ल्यूबीसी को। एड्स जो होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, ये सीधे किसको अफेक्ट करता है, तो ये सीधे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है किसको, हमारे डब्ल्यूबीसी को, मतलब वो सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम। अच्छा, डब्ल्यूबीसी के बारे में ही मैं आपको बताती हूँ कि जो डब्ल्यूबीसी है वो मेनली 5 तरीके की होती हैं, है ना। जो डब्ल्यूबीसी है वो कितनी तरीके की होती हैं, 5 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले एक होती है न्यूट्रोफिल्स, है ना, एक होती है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एक होती है लिम्फोसाइट्स, और एक होती है इओसिनोफिल्स, और एक होती है बेसोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स। ये 5 तरीके की डब्ल्यूबीसी होती है। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, या मैं कहूँ आपको कई बार वो डब्ल्यूबीसी ही पहचानने के लिए दे देते हैं कि इनमें से कौन से डब्ल्यूबीसी है या इनमें से कौन से डब्ल्यूबीसी नहीं है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कई बार आए हैं। तो 5 तरीके की डब्ल्यूबीसी होती है जो कि आपके सामने। अब कुछ चीजें सुनो, सबसे ज्यादा परसेंट किसका होता है, तो सबसे ज्यादा परसेंट किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का होता है ना। और सबसे कम परसेंट किसका होता है, तो वो होता है बेसोफिल्स का। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी अगर बोलेंगे, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी में,
तो वो होगी हमारी मोनोसाइट्स। और सबसे छोटी WBC कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट WBC कौन सी हो जाएगी स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी, लिम्फोसाइट्स। अब इस चीज का ध्यान रखना। बाकी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स मेनली आपके एंटीबॉडी के ही बनाने में, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। लिम्फोसाइट्स एड्स और कैंसर कई बार इनकी कमी का भी एक रीज़न होता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में WBC में लिम्फोसाइट कम है तो उसके कारण एड्स या कैंसर भी उसे हो सकता है। केवल एक सिंगल यही रीज़न नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। कैंसर के XYZ कई रीज़न होते हैं और एड्स के भी कई रीज़न होते हैं। अब मैं ना इस टॉपिक के बाद आपको डिसीज़ ही पढ़ाऊंगी, तो उसमें आप देखना कि क्या क्या रीजंस होते हैं। एओसिनोफिल्स की बात करें तो जब किसी व्यक्ति को कोई एलर्जी होती है उसके कारण ये बढ़ जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ होती है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एलर्जी होती है वो एलर्जी किसी भी चीज़ से किसी को भी हो सकती है, और एलर्जी बिल्कुल जड़ से चली जाए हमेशा। अगर किसी को एलर्जी हुई है फिर हम सोचें कि वो जड़ से जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। वो टोटली कभी ओवर नहीं होती है ना। आप कितना ही इलाज करा लो, कितना ही कुछ कर लो, वो कुछ समय के लिए होल्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, बट वो एक समय के बाद पलट कर जरूर आएगी। तो एलर्जी का कुछ ऐसा भी होता है। सीजनल भी होती हैं एलर्जीज, भी कई तरीके की होती हैं। बेसोफिल्स जो होती हैं वो हमें कई बार चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वो जो चोट होती है बेसिकली उसको ठीक करने में, जख्म को भरने में कौन हेल्प करती है, बेसोफिल्स करती है। सो ये कुछ मैंने चीज़ें इसके बारे में बताई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद हम वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में ये बात करते हैं। लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा और अलग से पढ़िएगा। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बीटा सेल और टी सेल का उत्पादन करने में हेल्प करते हैं। ये बी सेल, बीटा सेल और टी सेल का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। मोनोसाइट्स आर ये रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही, एंटीबॉडी के निर्माण में हेल्प कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रोगाणु होंगे, जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आएंगे तो उससे तो हेल्प करेंगे ही करेंगे ना। और क्या बोला है, अच्छा ये कुछ और ओपन हो गया। हाँ, और ये सबसे बड़ी क्या होती है, WBC होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताई भी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, है ना। प्लेटलेट्स के साइज को अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे। पहले कुछ चीजें जाने कि इसका निर्माण कहाँ होता है। अगेन ये कहाँ पर निर्माण होता है, तो इसका जो निर्माण है वो बोन मेरो में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, है ना। कहाँ पर होता है इसका निर्माण, अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन जो है वो लगभग 10 से 13 दिन का होता है। अच्छा मैंने ना थोड़ा सा उल्टा हुआ है, इसको ध्यान रखना। WBC कहाँ गया, उसको 10 से 13 दिन कर लेना, है ना। सबसे कम तो प्लेटलेट्स का होता है, सबसे कम प्लेटलेट्स का होता है। चलो मैं अभी इसको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। इसको अभी होल्ड करो। नंबर्स में ये कितने होते हैं, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्लेटलेट्स जो हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख इसकी संख्या होती है। इसका मेन काम क्या होता है, सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में ये क्या करेगा, मदद करेगा, है ना। और इसकी डेथ कहाँ पर हो जाती है, तो इसकी डेथ होती है स्प्लीन में, यानी कि पलिया में। पलिया में जाकर ही इसकी क्या होती है, डेथ होती है। प्लेटलेट्स की क्या होती है, की कमी से क्या होता है, थ्रोम्बो पानिया होता है। और थ्रोम्बोसाइटोसिस किसकी अधिकता से होता है, तो वो प्लेटलेट्स की अधिकता से होता है। अब कई बार ना ये अधिकता और कमी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है, उसकी कमी से क्या होता है, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। नोट डाउन करें इसे। चलिए तो इसको कर लेना 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का, है ना। और WBC में लिख लेना 10 से 13 दिन का। NCERT के अकॉर्डिंग है ये, और है ना, कहाँ गया, इसको 10 से 13 दिन कर लेना, 10 to 15 days, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम WBC हो गया और प्लेटलेट्स हो गया हमारा। हाँ, ब्लड टाइप की तरफ आते हैं। अब ब्लड टाइप पढ़ना है हमको,
है ना। और क्या क्या पढ़ना है बता देती हूँ। रक्त का आदान, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ये भी हम पढ़ेंगे, कुछ उससे रिलेटेड चीजें जानेंगे। फिर हम जानेंगे पॉपुलेशन के बेस पे ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है और जिसका परसेंट ज्यादा है, और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसका परसेंट बहुत कम है, ये भी पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए भी। फिर हम जानेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। फिर हम, दैट्स इट, ओवर। बस इतनी ही कहानी है ना। चलो पहले तो हम कुछ और जानते हैं, अभी ये इतना कम नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में जानो, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले तो हेडिंग है हमारी ब्लड ग्रुप। अब मैं आपको ब्लड में ही क्या पढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं ब्लड में ही आपको ब्लड ग्रुप बताने जा रही हूँ, जिसको डिस्कवर किसने किया था ये भी क्वेश्चन आता है। तो दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे कार्ल लैंडस्टीनर। सबसे पहले इन्होंने ही हमें ब्लड ग्रुप को के बारे में बताया था कि हाँ ब्लड ग्रुप जैसा कुछ होता है ना। अभी हमें ये पता है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी होता है, बट पहले थोड़ी ना ये चीज पता थी। पहले तो बस इतना पता था कि हाँ ब्लड ग्रुप जैसा कुछ होता है। तो चलिए ध्यान से देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो इसको डिस्कवर किया, यानी इसकी जो खोज थी वो किसने की थी, तो वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। एक चीज और ध्यान रखना, कब किया था, तो 1900 में किया था, जिस काम के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। एक चीज और सुनिएगा, इन्होंने डायरेक्ट ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने हमें ये बताया था कि जो ब्लड ग्रुप है वो दो चीजों में होते हैं। दो तरीके के प्रोटीन के बारे में इन्होंने बताया था। एक तो बताया था इन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में, और एक इन्होंने बताया था प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन और एक क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो इसके रूप में ना एंटीजन को देखा गया था। किसे देखा गया था, एंटीजन को। और प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में ना एंटीबॉडी को देखा गया था। इसके रूप में किसे देखा गया था, एंटीबॉडी को। तो इसके ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में किसको डिस्कवर किया था, या क्या देखा गया था, एंटीजन। और प्लाज्मा प्रोटीन में क्या आ गया था, एंटीबॉडी। सीधे ब्लड ग्रुप नेगेटिव जैसा कुछ होता है, तो ये हमें नहीं पता चला था। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये बाद में पता चला था, पहले पॉजिटिव ही पता चला था, है ना। अब इसके बाद वो परसेंट वाली मैं आपको कहानी बताती हूँ, फिर हम देखेंगे कि पॉजिटिव में ही कौन किसे ब्लड दे सकता है। पहले इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर कुछ केसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा, है ना। और ये परसेंट इन इंडिया है, परसेंट इन इंडिया, यानी हमारे इंडिया में किसका कितना परसेंट है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ पॉजिटिव है, तो सबसे ज्यादा इन सब में परसेंट किसका है, ओ पॉजिटिव। हमारे भारत में सबसे ज्यादा किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति मिलेंगे, ओ पॉजिटिव वाले, जो कि कितने हैं, 42% है। ए पॉजिटिव वाले कितने हैं, 31% है। बी पॉजिटिव वाले 15% है। ए बी पॉजिटिव 5% है। ओ नेगेटिव 3% है। ए नेगेटिव 2.50% है ना। और बी नेगेटिव 1% है। ए बी नेगेटिव तो बहुत ही रेयरली पाया जाता है। ए बी नेगेटिव कैसा होता है, बहुत ही रेयरली पाया जाता है। सो ये कुछ परसेंट के बेस पे मैंने आपको यहाँ पर कहानी बताई है। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव के केस में ही आपको कुछ चीजें और बताती हूँ, कौन किसे ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है पॉजिटिव के केस में, है ना। तो यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप लिख रही हूँ ए, ये भी ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ए बी। चलो ध्यान से देखिए आप। तो होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो एरो का ध्यान रखना, ए वाला ए को ब्लड दे सकता है और ए वाला ना ए से ब्लड ले भी सकता है। तो बी वाला बी को ब्लड दे सकता है और बी वाला बी से ब्लड ले भी सकता है। ए बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है और ए बी वाला ए बी से ब्लड ले सकता है।
ओ वाला ओ को ब्लड दे सकता है और ओ से ब्लड ले सकता है। मतलब अगर कॉमनली हम देखें तो जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो अपने ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और सामने वाले से ब्लड ले सकता है, ये कहानी है कुछ। अब क्या होता है ना कि मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए को ही ब्लड दे सकता है? नहीं, ए वाला किसे दे सकता है? ए बी को। बी वाला किसे दे सकता है? तो ये ए बी को। ओ वाला किसे दे सकता है? ए को। ओ वाला किसे दे सकता है? तो ये ए बी को भी दे सकता है। और ओ वाला किसे दे सकता है? तो ये बी को भी दे सकता है। तो एक चीज तो कॉमन मिल गई हमको, हमें एक क्या दो चीजें कॉमन मिली हैं। हम ये नोट कर पा रहे हैं कि एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको ब्लड दे रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल डोनर बोल देंगे, है ना? है ना, जो कि क्या होगा, सबको ब्लड दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सर्वदाता, क्योंकि ये सबको ब्लड दे रहा है। और ए भी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये क्या कहलाएगा? सर्वग्राही, ये कहलाएगा सर्वग्राही। तो यूनिवर्सल डोनर हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव वाले केसेस में ही है, केवल नेगेटिव जैसा अभी नहीं बताया है, क्योंकि हमें अभी यही पता है कि ब्लड ग्रुप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। थोड़ी आगे की कहानी ये भी मैं बताऊंगी, बट पहले आइएगा RH फैक्टर के बारे में जानिएगा। RH फैक्टर जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है वो एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर, दो साइंटिस्ट थे, और 1940 में इसकी खोज की गई थी। किस में की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, रेसिस मंकी में की गई थी, और इसी के नाम पर RH निकला था, जिसमें एंटीजन में फाउंड किया था। एंटीजन फाउंड द RBC ऑन द सरफेस ऑफ, सरफेस यहाँ पर नहीं लिखा है तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि RBC में ही देखा गया था RH को, और RBC में ही हमें ये कहानी पता चली थी कि RBC में ही देखने पर क्या पता चलेगा, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है तो भाई वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्या पता चला था? कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगेन, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है? B है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है? AB है, और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है? तो उसका ब्लड ग्रुप O है। सब कंडीशन सुनो, तो इसमें क्या होगा? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एक चीज और ध्यान रखेंगे हम, ये सब RH की हेल्प से हुआ था। किसकी हेल्प से हुआ था? RH फैक्टर की हेल्प से हुआ था, जो कि किस में देखा गया था? रेसिस मंकी में देखा गया था। तो ये चीज हमें यहाँ पर पता चली थी। तो RH एक प्रकार का क्या होता है? ध्यान रखना, ये एंटीजन ही होता है जो कि RBC के सतह पर पाया जाता है, उसके सरफेस पर पाया जाता है। इसकी उपस्थिति रक्त समूह को पॉजिटिव तथा उसकी अनुपस्थिति रक्त समूह को नेगेटिव बताती है ना। RH प्लस व्यक्ति, RH नेगेटिव व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता है, जबकि RH नेगेटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो ये कौन किसे दे रहा है, कौन किसे नहीं दे रहा है, उसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। और वो कहानी हम कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? तो वो कहानी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, वो कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप, ब्लड टाइप हम यहाँ देख रहे हैं, और ब्लड टाइप में यहाँ देखिएगा एक टाइप कौन सा है? यू कैन गिव ब्लड टू, यानी कि आप किसे ब्लड दे सकते हो, मतलब आप कौन हो गए? फिर डोनर हो गए। फिर यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, यानी कि आप क्या हो जाएंगे? रिसीवर, या मैं कहूँ एक्सेप्टर। आप क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टर, या मैं कहूँ रिसीवर, जो ब्लड को लेंगे। पर कौन किसे देगा? सुनो, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है? ए पॉजिटिव है ना, अगर ब्लड ग्रुप कैसा है? ए पॉजिटिव टाइप है, तो डोनर कौन हो सकते हैं? ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। और एक्सेप्टर कौन कौन हो सकते हैं? तो ये एक्सेप्टर हो सकते हैं। क्लियर? O प्लस वाली कंडीशन में क्या होगा? कौन किसे ब्लड दे सकता है? तो ये केसेस, इन केसेस वालों को ब्लड दे सकते हैं। इसमें क्या होगा? ये सारे ब्लड इनको दे सकते हैं। AB प्लस वाले में क्या होगा? AB प्लस वाले सभी को ब्लड दे सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि ये सारे इसे ब्लड दे सकते हैं। फिर ये सारे जो हैं
ओ नेगेटिव में नेगेटिव वाले सभी को ब्लड दे सकते हैं, सारे नेगेटिव वाले दे सकते हैं। और ये नेगेटिव वाले में क्या होगा कि ये सारे इनको ब्लड दे सकते हैं, और इसमें क्या होगा कि ये सारे इनको ब्लड दे सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसे याद क्या करना है, इसके कैसे करना है, तो इसकी केवल प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने से भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, चलो लास्ट कुछ और चीज़ें जानिएगा, फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे। दैट्स इट। कुछ हस्बैंड वाइफ वाले केसेस भी होते हैं, और डोनर एक्सेप्टर तो मैंने आपको बता दिया, हस्बैंड वाइफ वाले भी अलग से अभी मैं आपको बता दूंगी। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, रक्त का आदान जो होता है वो सुनिएगा। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आदान कहा जाता है, मतलब कोई किसी को ब्लड बेसिकली डोनेट कर रहा हो। ब्लड बैंक में ब्लड जो रक्त होता है वो किस पे रखा जाता है, कितने डिग्री पर रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ताकि वो मतलब किसी तरह से कोई कुछ डैमेज ना हो जाए, खराब ना हो जाए, या कोई भी XYZ रीजन हो सकता है ना, जम ना जाए। तो रक्त को स्कंदन से रोकने के लिए ब्लड बैंक में संग्रहित रक्त में पोटेशियम या सोडियम साइट्रेट पदार्थ जो है वो थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml जो है वही रक्त का दान कर सकता है। एक बार में एक व्यक्ति इतना ही डोनेट कर सकता है। सो ये क्या था, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड था। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। अब कुछ और ओरली चीज़ें सुनिएगा, जैसे हस्बैंड वाइफ वाले केसेस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ केसेस में आपको बता देती हूँ, है ना, कुछ केसेस में आपको बता देती हूँ, अलग से लिखवा देती हूँ, इसमें मिक्स नहीं करवा रही हूँ। ये है हस्बैंड, पहले ये है केस, ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, और ये है होने वाला बेबी, है ना। मैं कुछ केसेस बता रही हूँ, पहले ही बोल दे रही हूँ, पूरे नहीं है अभी ये कुछ केसेस, ताकि आपको समझ में आ जाए, सारे तो नहीं पढ़ने। अब जैसे इसमें मैंने आपको सारे पढ़ाए, सारे ना इसे याद करने की क्या जरूरत है नहीं, कुछ कुछ याद कर लेना और चीजों को बस समझ लेना। अब यहाँ पे सुनो क्या होता है कि अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव, और वाइफ का भी कैसा है, पॉजिटिव, तो बेबी कैसा होगा, नॉर्मल, मतलब बेबी इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वाइफ का भी कैसा है, नेगेटिव, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हस्बैंड का कैसा है, नेगेटिव है, और वाइफ का कैसा है, पॉजिटिव, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वाइफ का नेगेटिव है, तो फिर प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल हो जाता है ना, बट सेकंड बेबी की क्या हो सकती है, डेथ। और ये होता है, ये हो जाता है कई बार, कई केसेस में। देखो बुक की लैंग्वेज में तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बुक की भाषा में ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आजकल वैसे मेडिकल या मैं कहूँ डॉक्टरी जो है वो हर चीज़ का सॉल्यूशन अब निकल चुका है। बट हाँ, अगर हम ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्रॉब्लम होती है। जैसे कई केसेस में बच्चे हो नहीं पाते हैं, कई केसेस में बच्चे मतलब अगर ठहर जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो वो रीज़न क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुप भी रीज़न होता है कि बच्चा गिर भी जाता है, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो उसमें ना एक इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ब्लड ग्रुप का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या होता है, पेपर में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से पूरा जो ब्लड वाला सेक्शन था वो समझ में आ गया होगा। बेसिक से लेके हमने ब्लड ग्रुप तक की पूरी कहानी जान ली है। पहले हमें पता चला था पॉजिटिव जैसा कुछ होता है, फिर हमने जाना कि नहीं नेगेटिव जैसा भी कुछ होता है, जो कि रेसेस मंकी में हमें इसके बारे में पता चला था। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए। यदि आप स्टेट AEJ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप स्टेट AEJ एग्जाम ये SSC JEE एग्जाम के लिए था, और अगर आप स्टेट AEJ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, सो आप चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, या फिर हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो आप उसके लिए कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। बाकी जो आप टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए भी आपको सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे तो आपको आज के क्लास की PDF वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप जो है वो आराम से बैठ के अपने नोट्स बना सकेंगे, या जिसे PDF से पढ़ना है वो PDF से पढ़ सकेंगे। सो आज की क्लास करते हैं हम ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।